हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। तो फ्रेंड्स, कल की वीडियो में मैंने आप लोगों को CUET 2023 BFA एंट्रेंस एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे 1 से लेके 25 तक के क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को सॉल्व कराए थे। आज की वीडियो में आप लोगों को 26 से लेके 50 तक के क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी। एंड अच्छा लगा मुझे ये देख के कि कल की वीडियोस आप लोग को अच्छी लगी, आप लोग के कमेंट्स मैंने पढ़े। बस आप ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए मुझे और ऐसे ही लाइक कमेंट कीजिए ताकि मुझे ये पता चले कि हाँ, जो मैं मेहनत कर रही हूँ आप लोगों के लिए वो आप लोगों को पसंद भी आ रही है, ताकि मैं और भी वीडियोस आप लोगों तक ला सकूँ। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे 26 में पेंटिंग्स दी गई है, आप देख सकते हैं यहाँ पे पेंटिंग्स ही दी गई है और इस पेंटिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जिसके आंसर्स आपको करने हैं। लिखा हुआ है कि चित्रकारी को देखिए और निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इस पेंटिंग को तो आप लोग अच्छे से जानते हैं, दक्कनी शैली की पेंटिंग्स है ये, है ना। चलिए क्वेश्चन जानते हैं क्या पूछ रहा है यहाँ पे कि उपरोक्त चित्रकारी कला कार्य के नाम को पहचानिए। मतलब इस पेंटिंग्स के नाम को पहचानना है। तो दक्कनी शैली में पेंटिंग्स है पोलो खेलती हुई चांद बेबी, यानी ऑप्शन 3 हो जाएगा, चांद बेबी पोलो खेल रही है। ठीक है, यहाँ पे टर्न करके पूछा हुआ है। अगर आप बुक्स में पेंटिंग्स का नाम देखोगे तो पोलो खेलती हुई चांद बेबी लिखा हुआ है और यहाँ पे लिखा हुआ है ऑप्शंस में चांद बेबी पोलो खेल रही है। तो ऑप्शन 3 सही आंसर है। बता दूं कि ऐसी पेंटिंग है जिसमें 21 में भी पूछे गए हैं क्वेश्चंस, 22 में भी पूछे गए और अब 23 में भी पूछे गए हैं। पोलो खेलती हुई एक और पेंटिंग है राजस्थानी शैली में जिसमें चौगान्स प्लेयर है, चौगन खिलाड़ी। ठीक है, आप उस पेंटिंग्स को भी याद रख लीजिएगा। और ये जो राजस्थानी शैली में पोलो जो खेल रही है चौगन्स प्लेयर और दक्कनी शैली में जो चांद बेबी पोलो खेल रही है, इन दो पेंटिंग्स के डिफरेंस को ध्यान रखिएगा। कभी कभी क्या होता है कि डिफरेंस ध्यान ना होने के कारण मिस्टेक हो जाती है, तो दोनों के डिफरेंस को ध्यान रखिएगा। इस तरीके से भी पूछ दिया गया था कि पोलो खेलती हुई चांद बेबी में कितने खिलाड़ियों को दिखाया गया है। ठीक है, मेंबर्स में आप ध्यान रखिएगा कि अलग अलग पेंटिंग्स में कितने मेंबर्स हैं। ओके, एंड अब आगे बढ़ते हैं। 27 में भी अगेन सेम पेंटिंग्स दिया हुआ है और इस पेंटिंग्स का क्वेश्चंस पढ़ते क्या है, कलाकार का नाम बताइए जिसने इस चित्रकारी को चित्रित किया है। तो ऑप्शन फर्स्ट होगा अज्ञात। ठीक है, यहाँ पे ना अज्ञात आपको बुक्स में मिलेगा। अज्ञात मतलब कि कलाकार का नाम नहीं पता है, अज्ञात है। तो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट ऑप्शन। एंड नाउ बात करते हैं गाइस 28 नंबर क्वेश्चंस की। तो इसमें भी सेम पेंटिंग्स दिया हुआ है एंड अब देखते हैं कि क्वेश्चंस क्या पूछी जा रही है इसमें। तो लिखा हुआ है कि कला कार्य का माध्यम क्या है। ठीक है, किस माध्यम में बनाया गया है। तो भाई आंख बंद करके ये तो जल रंग और टेम्परा टेक्निक है। अब देख लो दक्कनी शैली में जितनी भी पेंटिंग्स बनी है, राजस्थानी में जितनी भी बनी है, मुगल में जितनी भी, पहाड़ी में, लगभग सब में जल रंग और टेम्परा टेक्निक का यूज़ किया गया है। तो आराम से ऑप्शन 2 हो जाएगा आपका, जल रंग और टेम्परा टेक्निक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। सेम अगेन पेंटिंग रिपीट की गई है। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है, यह कलाकारी किस विचारधारा से संबंधित है। तो गाइस दक्कनी शैली मैंने स्टार्टिंग में ही बोल दिया, दक्कनी में बनाई गई है ये पेंटिंग, तो दक्कनी विचारधारा आप टिक लगाइए, 4 ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। अगेन फिर से पेंटिंग रिपीट की गई है। देख लो एक ही पेंटिंग को कितनी बार रिपीट किया गया है। तो आप ये कह सकते हैं कि ये सारे जो क्वेश्चन है काफ़ी ईजी हैं, आराम से आप इसको कर सकते हो। तो लिखा है कि चित्रकारी में खेले जा रहे शाही खेल का नाम बताइए। तो भाई ये लोग पोलो खेल रही है ना, आराम से आंसर्स दे सकते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट आता है गाइस क्वेश्चन नंबर 31। यहाँ पे देखिए एक और इमेज है पेंटिंग की। ये पेंटिंग वैसे नहीं है, ये स्कल्पचर की इमेज दी हुई है और इसके बारे में थोड़ा डिस्क्राइब भी किया हुआ है। आइए पढ़ते हैं क्या लिखा है। चित्र को देखिए और नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यद्यपि कलाकार ने केवल अमूर्तन का उपयोग किया है। अमूर्तता मतलब, अमूर्तन नहीं लिखा हुआ, अमूर्तता। अमूर्तता का मतलब होता है एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग। ठीक है, जिसमें छड़ी के समान 3 आकृतियां हैं और सपाट लयबद्ध तल पर दिखाई गई है, तो भी उन्हें परिवार के रूप में पहचानना आसान है। पति, पत्नी और बच्चा, उन्हें व्यर्थ में सहायता के लिए एकाएक अपनी बाहों को ऊपर की ओर करते हुए दिखाया गया है। मतलब इस पेंटिंग में दिखाया गया है कि जो दोनों हाथ खड़े किए हुए हैं, ठीक है, वो पुरुष है और इसके साथ एक महिला है और सामने एक बच्चा भी है और आप सबके हाथ देख सकते हो ऊपर हाथ खड़े किए हुए और भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे भगवान, इस दुनिया में मेरी सहायता करने वाला कोई नहीं है, अब आप ही कुछ करो, आप ही मेरी सहायता करो। आप इस पेंटिंग को अच्छे से पढ़ना। तो आइए क्वेश्चंस पढ़ते हैं। यह मूर्तिकला किस रूप में मानी जाती है। मतलब इस मूर्तिकला का जो नाम बताइए।
तो ऑप्शन 3 होगा क्राइज अनहर्ड, अनसुना रोना। यहाँ पे अनसुना रोना लिखा हुआ है, लेकिन बुक्स में आप देखोगे तो अनसुनी चीखें भी लिखी हुई है ना। तो इसमें कंफ्यूज नहीं करना है, आप मूर्ति देख करके, इमेज देख करके पहले इमेज को पहचानिए, फिर आप आंसर्स आराम से कर पाएंगे। नेक्स्ट आते गाइस क्वेश्चन नंबर 32। सेम इमेज दिया हुआ है, सेम चीज़ें लिखी हुई है। क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। इस मूर्ति कला का कलाकार कौन है, यानी किसने इस मूर्ति को बनाया है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 4, अमरनाथ सहगल ने इसे बनाया है। नाउ 33 में भी गाइस सेम इमेज दिया हुआ है, सेम स्कल्पचर है। इसमें जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि मूर्ति कला किसके संग्रह में है, मतलब इसका म्यूजियम बताइए, इस मूर्ति कला को किस म्यूजियम में रखा गया है। तो ऑप्शन 1 हो जाएगा आधुनिक कला राष्ट्रीय कला दीर्घा नई दिल्ली। नेक्स्ट 34 में भी सेम इमेज है। अब इसमें कौन से क्वेश्चंस पूछे गए, लिखा हुआ है कि उपरोक्त मूर्ति कला के कलाकार ने किस माध्यम का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो इस मूर्ति को गाइस कांसा से बनाया गया है। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35। सेम इमेज, सेम सारी चीज़ें लिखी हुई है। क्वेश्चंस क्या है इसमें, मूर्तिकला के पीछे क्या संदेश है, संदेश को पहचानना है। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा, कलाकार लाखों निराश्रितों को श्रद्धांजलि दे रहा है। ठीक है, आपको फर्स्ट नंबर पे जाना है। नेक्स्ट का इस क्वेश्चन नंबर 36, यहाँ पे मिलान कीजिए लिखा हुआ है। ए में लिखा हुआ है कि पाबू जी की फड़, ये कहाँ से है, तो ये भीलवाड़ा की पेंटिंग है। नेक्स्ट है राजा अनिरुद्ध सिंह का हाड़ा, ये आपका हो जाएगा बी का 1, बूंदी से लिया गया है ये पेंटिंग। नेक्स्ट है रामायण का युद्धकांड, ये पेंटिंग आपका 4 नंबर मेवाड़ से लिया गया है। और कृष्ण गोपियों को अलंकित करते हुए ये आपका गुलेर से लिया गया पेंटिंग है। ठीक है, तो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन 2 पे आपको टिक करना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37। यहाँ पे अगेन आपको मिलान करना है। एक साइड लिखा हुआ है कि मुगल शासकों का काल, और एक साइड लिखा हुआ है उस काल का कलाकार। ठीक है, शासक जो शासन करते हैं उनको बोलते हैं, और उनके टाइम के कौन कौन से आर्टिस्ट थे उसमें आपको मैच करना है। तो शाहजहाँ के टाइम पे जो आर्टिस्ट थे वो होगा फ़कीर उल्ला खान। अकबर के टाइम पे जो आर्टिस्ट थे उसका आपका हो जाएगा जगन्नाथ। जहांगीर के टाइम पे जो आर्टिस्ट थे उसका हो जाएगा उस्ताद मंसूर। और हुमायूं के टाइम पे जो आर्टिस्ट थे उसका हो जाएगा मीर सैयद अली। ठीक है, तो ऑप्शन आपका 3 इज़ द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 38 लिखा हुआ है कि दक्कन लघु चित्रकारी रागनी पथमासिका की विषय सामग्री के सही विकल्प को पहचानिए। ठीक है, इसमें से कौन कौन से जो लाइंस दी हुई है वो रिलेट करती है रागनी पथमासिका से। आइए पढ़ते हैं। ए में लिखा हुआ है कि आधुनिक और अमूर्तन मूल विचारधारा पर आधारित है। जी नहीं, ना तो ये एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग है, ना ही ये मॉडर्न टाइम की है। नेक्स्ट है बी नंबर में लिखा हुआ है कि भारतीय शास्त्रीय संगीत पर आधारित है। तो जी हाँ, बी हो जाएगा सही। सी में लिखा हुआ है कि यह 2 गुंबदों की सतह पर काले रंग की सज्जा है। तो जी हाँ, ये सही है। डी में लिखा हुआ है कि चित्रकारी के केंद्र में 2 मानव आकृतियां दिखाई गई है। तो जी नहीं, यहाँ पे तो मानव नहीं, स्त्रियों को दिखाया गया है, तो ये भी गलत हो जाएगा। ई में लिखा हुआ है कि 3 सुंदर पोशाक पहने स्त्रियां आभूषण पहने दिख रही है। तो ई भी आपका सही हो जाएगा। तो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका बी सी ई। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 39। यहाँ पे अगेन मिलान किए हुए दिया हुआ है। लिखा हुआ है कि झूले पर कृष्ण, झूले पर कृष्ण हो जाएगा आपका 4 नंबर बीकानेर उप विचारधारा है ये। बी में लिखा हुआ है चौगन खिलाड़ी, बी का हो जाएगा आपका 3 नंबर जोधपुर उप विचारधारा हो जाएगा। मारू रागनी का हो जाएगा ऑप्शन 2 मेवाड़ उप विचारधारा। और बनी ठनी हो जाएगा आपका किशनगढ़ उप विचारधारा। तो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40। लिखा हुआ है गगनेंद्र नाथ टैगोर ने क्यूबिज्म शैली का अनुसरण किया, उन रेखाओं को पहचानी जिनका उन्होंने अपनी चित्रकारी कि क्यूबिज्म शैली के लिए उपयोग किया है। ठीक है, क्यूबिज्म घनवाद शैली की बात हो रही है। जैसा कि पता है, अगर आप लोग चैप्टर्स पढ़ेंगे तो गगनेंद्र नाथ ने वेस्टर्न आर्टिस्ट इंग्लैंड के थे वो, पॉल कली और किंडिस्की, उन्हीं से इंस्पायर होकर घनवादी शैली की ओर बढ़ना स्टार्ट किया, उन्हें इंस्पायर किया और उन्होंने अमूर्तन और घनवादी शैली पर कार्य करना स्टार्ट किया। ठीक है, अवनिंद्र नाथ और गगनेंद्र नाथ 2 लोगों का नाम आता है, जिसमें गगनेंद्र नाथ ज़्यादा उभरे हुए थे और आगे चलकर इंडिया के बहुत सारे आर्टिस्टों ने अब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग की ओर आगे बढ़े और उसमें रुचि दिखाई। ये सारी चीज़ें स्टोरी आपको बुक्स में मिलेंगी, आप पढ़िएगा अच्छे से। अब आइए इसके आंसर्स की बात करते हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि फर्स्ट में ए में वृत्ताकार है, ये नहीं होगा। बी भी बिंदुकित है, ये भी नहीं होगा। सी में लिखा है ऊर्ध्वाधर, जी हाँ, ऊर्ध्वाधर घनवाद शैली में ऊर्ध्वाधर का यूज़ करते हैं। डी क्षैतिज है, क्षैतिज का भी यूज़ करते हैं। और ई है विकर्णात्मक, इसका भी यूज़ करते हैं। तो सी डी ई ऑप्शन 1 इज द करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41। यहाँ पे आपका एक इमेज शो कर रहा है जो कि प्रिंट मेकिंग से लिया गया है, ग्राफिक इमेज है ये, है ना। प्रिंट मेकिंग के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे, थोड़ा पढ़ लीजिएगा इसके बारे में भी।
बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, उटकट होता है, लिनोकट होता है, एचिंग होता है ना, और फिर से आपका लिथोग्राफी होता है। तो ये सारे के बारे में पढ़िएगा, सबके प्रोसेस क्या है। एक बार क्वेश्चंस में ये भी आया था कि एचिंग का प्रोसेस क्या है, उसके बारे में लिखा हुआ था ABCDE। इसको आपको क्या करना था, सीरियल वाइज ना सजाना था। तो अब आपको एचिंग का प्रोसेस आएगा तभी आप उसको सजा पाओगे कि पहले क्या करते हैं, फिर क्या करते हैं, फिर क्या करते हैं। तो आपको प्रोसेस की भी नॉलेज होनी ज़रूरी है। एंड अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट में लिखा हुआ है गाइस कि यह कागज़ पर एक एचिंग टेक्निक है। जी हाँ, ये कागज़ पर एचिंग टेक्निक है, राइट है। एचिंग जो हम करते हैं वो जिंक प्लेट पे करते हैं, ये भी आप ध्यान रखिएगा। और एचिंग करने की पहली प्रक्रिया को इंटेग्लियो कहते हैं। तो बी में लिखा हुआ है कि यह एक इंटेग्लियो टेक्निक है, तो बी भी आपका सही हो जाएगा। सी में लिखा हुआ है यह लोक परंपरा और लोकप्रिय प्रथा पर आधारित है, तो जी नहीं, ये गलत है। डी में लिखा हुआ है यह एक देवी की एक त्रियामी आकृति है, तो जी हाँ, ये एक देवी की ही पेंटिंग है, पेंटिंग का नाम ही है देवी, तो डी भी सही होगा। ई में लिखा हुआ है यह ग्रामीण दृश्य का एक संयोजक चित्र है, तो ये भी गलत होगा, ग्रामीण दृश्य है ही नहीं इसमें, तो ये गलत है। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा A, B और D। A, B और D ढूंढिए किसमें है, तो ऑप्शन 2 देख सकते हैं, B भी है, D भी है और A भी है, तो ऑप्शन 2 इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42। नीचे कुछ विषय वस्तुएं दी गई है, सही विषय वस्तु चुनिए जो लघु चित्रकला की मुगल विचारधारा से मेल खाती है। तो यहाँ पे आपको पॉइंट्स पहचानना है कि मुगल से कौन सा रिलेट कर रहा है। फर्स्ट में लिखा हुआ है गीत गोविंद रागमाला की विषय वस्तु, ये नहीं होगा, ये मुगल से मैच नहीं कर रही है। सेकंड में है भागवत पुराण, संदक पुराण, ये भी नहीं होगा। सी में है हमजानामा, हुमायूं पे लिखा गया ग्रंथ है हमजानामा। उसके बाद है तुजुक ए बाबरी, ये बाबर पे लिखा गया ग्रंथ है, ठीक है, तो ये सही होगा सी नंबर। डी में लिखा हुआ है जहांगीरनामा, जहांगीर पे लिखा गया ग्रंथ है ये, तो ये भी सही होगा। अकबरनामा अकबर पे लिखा गया और पातशाहनामा शाहजहां पे लिखा गया ग्रंथ है, तो सी और डी सही ऑप्शन होगा। आप ढूंढिए सी और डी किस में है, तो 2 में है, 2 ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43। लिखा हुआ है उस मूर्ति कला को पहचानिए जिसमें कलाकार ने स्वतंत्र खड़ी हुई अवस्था बनाने के लिए ऑक्सीकृत तांबे की चादर का उपयोग किया है। मतलब इसमें आप ऑप्शन में जितनी भी मूर्ति दी हुई है उसमें से उस मूर्ति को पहचानना है जिसमें ऑक्सीकृत तांबे की चादर का उपयोग किया है, तो गणेश की मूर्ति होगी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44। लिखा हुआ है रस मंजरी अद्वितीय विशेषताएं रखती है जो है, मतलब रस मंजरी एक ग्रंथ का नाम है और ये किससे रिलेट खाती है आपको वो पहचानना है। तो ए नंबर में लिखा हुआ है राधा और कृष्ण का चित्रण, जी नहीं, ये नहीं होगा। बी में लिखा हुआ है राम और भरत का चित्रण, ये भी नहीं होगा। सी में लिखा हुआ है दरबारी और उनके परिवार का चित्रण, ये भी नहीं होगा। डी में लिखा हुआ है पुस्तक रस का मूल्य पाठ है, ये आपका डी सही होगा। और ई में लिखा हुआ है नायक और नायिकाओं को उनकी आयु के अनुसार विकृत करना, तो हाँ, नायक और नायिकाओं को उनकी आयु के साथ विकृत मतलब कि उनकी आयु के अनुसार इस ग्रंथ में बताया गया है, तो आपका डी और ई सही आंसर है और डी और ई ऑप्शन 4 है, तो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45। इसमें भी है आपको मिलान करना है। ए नंबर में लिखा हुआ है क्राइज अनहर्ड, जिसका सही होगा 3 नंबर छड़ी के समान पतली 3 आकृतियाँ। बी में लिखा है गणेश, जिसका 4 होगा गणेश वीणा बजा रहे हैं। सी में लिखा हुआ है श्रम का विजय, जिसका 1 नंबर होगा 4 व्यक्ति चट्टान को हटाने का प्रयास कर रहे हैं। एंड डी में लिखा हुआ संथाल परिवार, जिसमें लिखा है लट्ठे पर बंधी 2 टोकरियों में व्यक्ति अपने बच्चे को ले जा रहा है, तो ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की। वरफूल जल भंवर एक पेंटिंग दी हुई है जो कि आपका छापाकार में बनाया गया, प्रिंट मेकिंग में बनाया गया प्रोसेस है कि विषय सामग्री की सही विकल्प को पहचानिए। कौन से लाइन इनसे रिलेट कर रही है आपको वो पहचानना है। तो ए में लिखा हुआ है यह विधि ग्रामीण विषय वस्तु पर मिक्स मीडिया के रूप में मानी जाती है, जी नहीं, ये गलत होगा। सी में बी में लिखा हुआ है प्रभावशाली रेखांकन का जाल बनाने के लिए प्रत्येक रंग एक दूसरे के आकर्षक ढंग से मिल गए हैं, तो हाँ, ये सही है, बुक्स में भी लिखा हुआ है, आप अच्छे से पढ़ना। सी में लिखा हुआ है यह विधि विस्कोसिटी प्रिंटिंग के रूप में जानी जाती है, तो जी हाँ, ये भी सही होगा। डी में लिखा हुआ है कि यह मुद्रण तकनीकी, मुद्रण का मतलब होता है कटिंग करना, ठीक है, हम क्या करते हैं प्रिंट मेकिंग में कटिंग कर करके और फिर उसमें इंक लोड करके प्रिंट लेते हैं, तो मुद्रण का मतलब होता है कटिंग करना। तो यह मुद्रण तकनीकी इस पर आधारित है कि पानी और तेल एक दूसरे के साथ कैसे प्रतिक्रिया करते हैं, ये भी पूरा लाइन एग्जैक्ट लिखा हुआ है बुक्स में, तो आपका हो जाएगा BCD आपका ऑप्शन 1 हो जाएगा, ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47। लिखा हुआ है कि पातशाहनामा जहांगीर के दरबार द्वारा शुरू की गई चित्रकारी योजना में से एक जीवंत चित्रकारी है। देखिए, पातशाहनामा शाहजहां पे लिखी गई ग्रंथ का नाम है और यह भारतीय लघु चित्रकारी की असाधारण पांडुलिपि की उन ऊंचाइयों को दिखाती है जो उस समय इनसे प्राप्त की गई थी। मुगल चित्रकारी
की लघु विशेषताओं को पहचानिए। कौन से लाइन इनसे रिलेट करती है आपको वो पहचानना है। तो ए नंबर में लिखा हुआ है बहुविधि चित्रण का प्रभावशाली उपयोग। जी हाँ, ये सही होगा। बी में लिखा हुआ है मुख्यतः प्राथमिक रंगों का उपयोग किया गया था। तो जी नहीं, ये गलत होगा। प्राथमिक रंगों का ही सिर्फ यूज़ नहीं किया गया था, और भी सारे कलर्स का यूज़ किया गया था। प्राथमिक रंग आपका प्राइमरी कलर हो गया, तो सिर्फ प्राइमरी कलर का ही यूज़ नहीं किया गया था। तो बी भी गलत हो जाएगा। सी में लिखा हुआ है रंगों का आकर्षक तालु अधरिका। तो सी भी सही है। डी में लिखा हुआ है शास्त्रीय संगीत पर आधारित। तो जी नहीं, ये भी नहीं होगा। ई में लिखा हुआ है ऐतिहासिक और अध्यात्म विषय। तो ई भी आपका सही है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ए सी ई, ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं 48 में लिखा हुआ है वसली क्या है। देखिए, एक वसली प्रोसेस है। क्या करते थे ना, मुगल टाइम के और राजस्थानी टाइम के लोग की ना जो पेपर्स वहाँ पे अवेलेबल होती थी वो बहुत थिन, बहुत पतली पेपर होती थी, जिसके पे चित्रकारी करना ना आसान नहीं होता था, मतलब टफ होता था। आराम अब अच्छे से उस पर चित्रकारी नहीं कर सकते। तो वो लोग क्या करते थे कि उसी पेपर को, वो पतले पतले जो थिन पेपर होते थे, एक के ऊपर एक पेपर चिपकाते थे और उसकी मोटाई बढ़ाते थे, ताकि मोटा इसलिए कर सके ताकि उसमें अगर वो पेंटिंग करे तो वो ख़राब ना हो, अच्छे से रहे। तो वो जो मोटाई बढ़ाना, एक के ऊपर एक पेपर को चिपका करके पेपर की मोटाई बढ़ाना, और मोटाई भी कैसी, जिनको जितनी आवश्यकता है उस हिसाब से उसकी मोटाई बढ़ाते थे, जिसका नाम रखा गया था वसली। ठीक है, तो अब आप बात करते हैं कि वसली क्या है। चलिए पहचानते हैं इसमें। ए नंबर में लिखा हुआ चित्रकारी के लिए कपास से बना हुआ कपड़ा। तो जी नहीं, कपड़ा तो आएगा ही नहीं। बी में लिखा हुआ हाथ से बने कागजों को एक साथ चिपकाकर इच्छित, देखिए लिखा हुआ ना इच्छित मोटाई, मतलब कि अपनी इच्छा अनुसार मोटाई के लिए पतली चादर की परतें बनाना। तो बी नंबर आपका सही हो जाएगा। सी में लिखा हुआ है आपका जूट से बनी चादर। तो ये भी नहीं होगा। डी में लिखा हुआ है संगमरमर से बनी हुई चादर। ये भी नहीं होगा। ई में लिखा हुआ एक जैसी चमक बढ़ाने के लिए रतन बहुमूल्य पत्थर का उपयोग करके चित्रकारी को सुंदर बनाया जाता था। तो जी हाँ, ई भी सही होगा आपका। क्या करते थे ना, पेंटिंग्स करते थे वो लोग पहले। पेंटिंग्स करने के बाद उसमें जो ज्वेलरी होती थी, उस ज्वेलरी में एक्चुअल में वो लोग सोना और चांदी चिपकाते थे। सोना चांदी चिपकाने के बाद उसमें चमक लाने के लिए और उसको एक अच्छी शेप देने के लिए वो बहुमूल्य पत्थर, जिसका नाम बोला गया है अगेट पत्थर, उसका यूज़ करते थे। उससे उसको लगड़ते थे ताकि जो उसमें चमक बढ़ सके, उसको सुंदर दिख सके। तो वही वो बहुमूल्य पत्थर का यूज़ करते थे। तो आपका हो जाएगा बी और ई, यानी ऑप्शन 1 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 49। अगेन यहाँ पे मिलान करके दिया हुआ है। ए नंबर में लिखा हुआ है मेडोना और बच्चा। इसका सही हो जाएगा ऑप्शन 2 बसावर। बसावर की पेंटिंग है। बी में लिखा हुआ है दारा सिको की विवाह शोभा यात्रा। इसका हो जाएगा 3 नंबर हाजी मंदनी। सी में लिखा हुआ है कबीर और रायदास। इसका हो जाएगा उस्ताद फकीरुल्लाह खां। और डी में लिखा हुआ है फ्लकन एंड बर्ड रेस्ट, जिसका हो जाएगा उस्ताद मंसूर। तो ऑप्शन आपका आप देख लो किसमें मैच खा रहा है। तो ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट एंड लास्ट है 50 नंबर क्वेश्चन। नीचे दिए गए कलाकारों में से किसका संबंध बंगाल विचारधारा से नहीं है। ये पहचानना है कि किसका संबंध बंगाल विचारधारा से नहीं है। तो पहले नंबर पे रविंद्रनाथ टैगोर। जी नहीं, इनका विचारधारा जो है बंगाल से संबंधित है। तो ए नहीं होगा। नंदलाल बोस का भी बंगाल से संबंधित है। बी भी नहीं होगा। और अवनींद्रनाथ टैगोर का भी संबंधित है। तो सी भी नहीं होगा। डी और ई सही है। के.जी. सुब्रमण्यम का जो है बंगाल से विचारधारा से संबंधित नहीं है, और कृष्ण रेड्डी का भी बंगाल विचारधारा से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर, बी एंड डी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गाइस कि आपको ये ध्यान रखना होगा कि बंगाल की जो विचारधारा में किस किस आर्टिस्टों ने इंटरेस्ट लिया था, किस किस आर्टिस्टों ने काम किया था। अगर आपको पास ये नॉलेज नहीं रहेगी तो आप ये टिक नहीं कर सकते। जैसा कि मैंने बुक में पढ़ा है कि किस किस आर्टिस्टों ने बंगाल की जो विचारधारा है, बंगाल शैली में काम किए, किस तरीके से काम किए, क्या क्या योगदान था उनका, उन सभी को मैंने पढ़ा है। तो मुझे अच्छे से पता है। अगर आप भी पढ़ेंगे तो आपको भी पता होगा। तो एक बार आप जा करके अच्छे से पढ़ लीजिएगा, और जब आप पढ़ोगे बुक्स को तो ही आप इसके आंसर्स कर पाओगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने देखा कि 2023 में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए थे, पहला तो आप ये ध्यान रखिएगा कि आपके जो क्वेश्चंस है वो आपके बुक से बाहर नहीं पूछे जाएंगे। जो बुक मैंने सजेस्ट की है, हिस्ट्री ऑफ आर्ट और इंट्रोडक्शन ऑफ आर्ट, ये दोनों बुक को आपको अच्छे से पढ़ जाना है। पर जो सिलेबस आपके लिए बताया गया है, सिलेबस के बाहर भी क्वेश्चंस आए, मतलब आउट ऑफ सिलेबस भी क्वेश्चंस आएंगे आपके। तो सिंपल आपको क्या करना है कि बुक्स को पढ़ जाना है, पूरा बुक्स में जितनी भी पेंटिंग्स दी हुई है, सिलेबस के अलावा जितनी भी एक्स्ट्रा पेंटिंग्स है, चैप्टर्स को पढ़िए अच्छे से, एक लाइन को अच्छे से पढ़िए, क्योंकि क्वेश्चंस बुक्स के अंदर से आएंगे पर कहीं से भी आ सकते हैं। तो होपफुली कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, तो कृपया करके इसे बहुत से बहुत लोगों तक शेयर किए ताकि सभी लोग इस टेस्ट पेपर को सॉल्व कर सके। और मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो जो होगा, मैं आप लोगों को 2022 का
टेस्ट पेपर सॉल्व करवाऊंगी। तो कितने लोग इंटरेस्टेड है 2022 का टेस्ट पेपर सॉल्व करने के लिए CUET BFA का, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड नमस्ते।